to use it. It was discussed in the last session. Now, in today's session, we are going to start JavaScript. Actually, the very first topic given in unit number 1 and the textbook which is allocated to many of you has this first chapter of introduction to JavaScript and basics of JavaScript. So, let us start without wasting time. In this chapter, we are going to discuss what is JavaScript, where it is used, its according to its usage, external JavaScript, how to implement it, that is for validating form fields, extending its functionalities, and advanced JavaScript, that is JSON. There are 2 to 3 chapters from your textbook of JavaScript which are included as parts of unit 1. ओके, यूनिट 1 में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं, एक्चुअली वो आपकी टेक्स्ट बुक के 3 अलग अलग चैप्टर्स से लिए गए हैं. शायद चैप्टर नंबर 1, फिर 11, 12 इस तरह से है. आपके सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है, आप देख लेना. वन मोर थिंग, ये पीपीटी मैंने आपको शेयर भी की है. मेरे ख्याल से संडे को मैंने ये पीडीएफ आप सबको शेयर की है गूगल क्लासरूम के ज़रिए. अगर अवेलेबल नहीं है, आप में से किसी को अगर नहीं मिली तो आप मुझे बताना. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट. सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है और क्यों है. अब देखो, वापस एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो हम जिसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, इट इज़, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट. ये एक तरह की समझ लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है. जैसे आप सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, उसी तरह से ये भी एक लैंग्वेज है. लेकिन एक्चुअली किसके लिए प्रोग्रामिंग होता है, कौन सी जगह से वो प्रोग्राम रन होता है और कब रन होता है, इस नज़रिए से ये थोड़ा डिफरेंट है. ये लैंग्वेज that is different from the traditional C, C++, Java in that concept. Pure program, it is not a pure program. ये किसी के साथ यूज़ होता है. और जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी. JavaScript is a technology which is related and which is used in developing web applications. Okay. सो नाम से आपको ये एक अंदाज़ा लग जाता है और उसकी डेफिनेशन भी मिलती है थोड़ी बहुत. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसको कहा जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इसके जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स या इसके जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं उसको एक्चुअली स्क्रिप्ट कहा जाता है. और जनरली वो ब्राउज़र में रन होता है. वो प्रोग्राम जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं वो ब्राउज़र में रन होता है. इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज़ इंटरप्रेटेड बाय द ब्राउज़र. ये इंटरप्रेट होती है ब्राउज़र के ज़रिए. मतलब हम जो कोड लिखते हैं वो कोड ब्राउज़र इंटरप्रेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा. अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि इसके नाम में जावा आ रहा है. इसका नाम है जावास्क्रिप्ट और उसमें जावा शब्द भी है. लेकिन हम जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और जो हमने पढ़ा है, उस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इस जावास्क्रिप्ट के बीच में कोई भी रिलेशन दूर दूर तक नहीं है. दोनों ही एकदम अलग चीज़ है. केवल नाम में साम्यता है, समानता है केवल उनके नाम में. अदरवाइज ना ही ये किसी एक कंपनी की प्रोडक्ट है, ना ही दोनों के कॉन्सेप्ट मिलते हैं और ना ही एक में से दूसरे को डिराइव किया गया है. तो आप अपने दिमाग में ये बात कभी भी मत लाना और ये अगर हो तो निकाल देना कि जावास्क्रिप्ट जावा का ही कोई वर्जन है या जावा से कुछ जोड़ के
बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अलग ही चीज़ है जावास्क्रिप्ट। दोनों के जो मैन्युफैक्चर है, डेवलपर है, वो भी अलग अलग है, केवल नाम में समानता है। इट रन्स इनसाइड अ वेब पेज लोडेड इनटू ब्राउज़र। हम जो वेब पेज बनाते हैं उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और वेब पेज जब जाएगा ब्राउज़र में तो उसके साथ ये कोड भी जाएगा, और वहाँ पे ब्राउज़र पे अपना वेब पेज जब इंटरप्रेट होगा जिसमें हमने HTML का कोड लिखा होगा, उसी के साथ ये जावास्क्रिप्ट का कोड भी एग्जीक्यूट होगा। It allows us to write code which will be executed on the server to fulfill the client request। अब देखो ये जो शुरू में मैंने बताया कि इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी एक प्रकार है, लैंग्वेज का प्रकार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रकार, कि जो वेब एप्लीकेशन में यूज़ होती है। VB स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, और भी कई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। तो अलग अलग प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती है ना दोस्तों, उसमें दो पहलू होते हैं एक्चुअली। कैसा पहलू होता है आपको बताऊं। देखो, दो किस्म की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। कैसे? तो देखो, हमारी जो एप्लीकेशन बनती है उसमें जनरली दो कंप्यूटर्स का रोल होता है। ओके, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर से उसको रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, अब क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है वो हमारे ही किसी पेज के ज़रिए जो हमने डेवलप किया हुआ है, हमने डिज़ाइन किया हुआ है, उसके ज़रिए क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। क्लाइंट डायरेक्टली रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, हमें ही डेवलपर को ही क्लाइंट को कोई ऐसा इंटरफेस देना चाहिए कि जिसके ज़रिए वो हमें कुछ सबमिट करे, कुछ रिक्वेस्ट करे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पेज होगा क्लाइंट के पीसी में, क्लाइंट के ब्राउज़र में, जो उसने रिक्वेस्ट किया होगा, उसी के ज़रिए ये रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो अब जाहिर सी बात है कि वो जो हमारा पेज है उसमें हमारा कोड होगा, और यहाँ पे जो कोड होगा वो HTML प्लस स्क्रिप्ट का कोड हो सकता है। उसी तरह से जब रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ पे भी, सर्वर पे भी। अब देखो, सर्वर तो एक मशीन है, वो खुद कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा, क्योंकि सर्वर तो जनरल में इन रियल लाइफ जो वेब सर्वर्स होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, उसमें तो हमारी एप्लीकेशन की तरह और भी कई सारी एप्लीकेशंस उसमें होती है। हम तो एक्चुअली जब सर्वर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो सर्वर की थोड़ी सी जगह हम बोरो करते हैं, रेंट पे लेते हैं, और तब उस छोटी सी जगह पे अपना वेबसाइट या अपनी वेब एप्लीकेशन रहती है। तो कहने का मतलब कि सर्वर खुद कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजता। हम जनरली बातचीत के दौरान ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, लेकिन सर्वर में कोई अपना प्रोग्राम होगा, अपनी कोई एप्लीकेशन होगी, वहाँ पे भी हमने डेवलप करके रखी होगी जिसको ये रिक्वेस्ट मिलेगी, और वो एप्लीकेशन ये रिस्पॉन्स भेजेगा। तो कहने का मतलब ये वेब पेज भी हमारा, ये वाला, और सर्वर पे जो प्रोग्राम है वो भी हमारा बनाया हुआ। अब वो पेज हमने बनाया है सर्वर पे, तो वो एक, देखो, सर्वर पे जो पेज है, नॉर्मल सी बात है, आप भी समझ सकते हो कि सर्वर पे जो पेज है कि जो ये रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, वो पेज, वो प्रोग्राम जो सर्वर पे है वो क्लाइंट को तो नहीं दिखाई देने वाला। उसका काम क्या होगा, उसको रिक्वेस्ट मिलेगी तो वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, रिजल्ट जनरेट करेगा, और रिजल्ट को वापस भेजेगा ब्राउज़र को, और ब्राउज़र फिर रिजल्ट मतलब कि रिस्पॉन्स क्लाइंट को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर केस में प्रोग्राम होगा ना सर्वर पे, वो ऐसा होगा कि जिसको डिस्प्ले कुछ करने का नहीं होगा, उसको केवल एग्जीक्यूशन करना होगा, कुछ कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन करना होगा, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं बिजनेस लॉजिक अपना उसमें होगा। ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि आपने सपोज कि यहाँ पे एक सिंपल सा पेज है क्लाइंट का, जिसमें आपने क्लाइंट से 2 वैल्यू इनपुट ली है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ये पेज है वेब पेज ब्राउज़र में, उसमें आपने एक HTML का फॉर्म बनाया होगा जिसमें आप क्लाइंट से इस तरह से इनपुट ले रहे होंगे। A इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स दिया होगा, B इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स दिया होगा और नीचे सबमिट का बटन दिया होगा। अब क्या होगा कि क्लाइंट जब A और B की वैल्यू इनपुट करके सबमिट पे क्लिक करेगा तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी इस प्रोग्राम को, सर्वर पे जो प्रोग्राम है उसको। और सर्वर पे जो प्रोग्राम है अपना, उसमें क्या लिखा होगा, सम आंसर इक्वल टू A प्लस B। अब ये कोड कहाँ पे लिखा है, सर्वर पे जो प्रोग्राम है उसमें। ये कोड क्लाइंट को नहीं दिखाई देगा। ओके, अब जो आंसर मतलब कि रिजल्ट जनरेट हुआ है आंसर, वो वापस भेजा जाएगा किसको, क्लाइंट को। तो क्लाइंट को क्या दिखाई देगा, जो रिजल्ट भेजा गया है वो। सर्वर पे जो प्रोग्राम है उसने क्या किया, उससे क्लाइंट को कुछ लेना देना या उसको कुछ बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके, तो मैं जो सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि क्लाइंट को ब्राउज़र में जो पेज दिखाई देता है उसमें भी कोडिंग होता है, और ऐसा ही कोई पेज सर्वर पे अपना होता है कि जो रिक्वेस्ट को रिसीव करके प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेजता है, उसे हम वेब प्रोग्राम या एप्लीकेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा, यहाँ पे उसमें HTML का कोड तो होगा नहीं, क्योंकि HTML का कोड तो हम कहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे हमें क्लाइंट को कुछ प्रस्तुत करना होता है। लेकिन ये जो पेज है अपना, वो तो केवल कैलकुलेशन करता है, कंप्यूटेशन करता है, बिजनेस लॉजिक अप्लाई करता है। तो यहाँ पे प्योर प्रोग्रामिंग का कोड होना चाहिए, फॉर्मेटिंग का कोई कोड नहीं, प्योर कंप्यूटेशन का कोड होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी कोई स्क्रिप्ट हो सकती है या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम। तो कहने का मतलब स्क्रिप्ट जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम, वो सर्वर पे भी हो सकता है और वो ब्राउज़र में क्लाइंट के सामने भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो दोस्तों, 2 ऐसी जगह मिली हमें कि जहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इस्तेमाल हम कर सकते हैं ब्राउज़र में, जो प्रोग्राम अपना जो पेज रन हो रहा है उसमें, और दूसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं कंट्रोलिंग में, कि जो सर्वर पे प्रोग्राम होता है कंट्रोलिंग के लिए उसमें। तो देखो ये जो अलग अलग प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है उनको उसके काम के अनुसार कैटेगराइज किया गया है। अब देखो कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ऐसी है कि जिसमें आप इस तरह का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोड लिख सकते हो कि जो ब्राउज़र में काम आए, ब्राउज़र में जो पेज हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें उपयोगी हो, ऐसा कोड लिख सकते हैं हम कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। तो ऐसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के जिसमें हम क्लाइंट साइड, क्लाइंट के पीसी में रन हो वो प्रोग्राम लिखते हैं, उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी है, कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ऐसी भी है जिसमें सर्वर पे रन हो ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। उसको क्या कहते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज ऐसी है कि जो क्लाइंट साइड रन करने में उपयोगी होती है उसको क्लाइंट साइड कहते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है कि जो सर्वर के लिए प्रोग्राम बनाने में उपयोगी होती है उसको सर्वर साइड कहते हैं। अब हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में तो देखो इट रन्स इनसाइड अ वेब पेज लोडेड इनटू द ब्राउज़र। इसका मतलब कि वो क्लाइंट साइड रन होती है, अपने वेब पेज में हम उसको एम्बेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउज अस टू राइट कोड which will be executed on the server to fulfill the client's request। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई। जावास्क्रिप्ट तो ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि जिसमें आप क्लाइंट साइड का भी कोड लिख सकते हो और सर्वर साइड का भी कोड लिख सकते हो। इसका मतलब इट सपोर्ट्स बोथ client side scripting as well as server side scripting। that is one of the reason why this scripting language is famous। ये जावास्क्रिप्ट फेमस क्यों है? उसका एक कारण ये भी है कि उसमें आप दोनों तरह के कोड लिख सकते हो।
क्लाइंट साइड के भी और सर्वर साइड के भी। इट अलाउज अस टू राइट कोड विच एग्जीक्यूट ऑन द क्लाइंट मशीन विच में इंक्लूड वैलिडेटिंग द यूजर इनपुट। किस तरह का कोड होता है जो क्लाइंट साइड रन होगा। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि हम क्लाइंट से 2 वैल्यू इनपुट ले रहे हो और एक सबमिट बटन दिया है जिस पे क्लाइंट क्लिक करेगा। तो जब क्लाइंट सबमिट बटन पे क्लिक करता है ओके, तो हमें रिक्वेस्ट पहुंचेगी सर्वर में हमारे प्रोग्राम को। अब सपोज कि क्लाइंट ए और बी की वैल्यू एंटर नहीं करता और एंटर किए बिना सबमिट पे क्लिक करता है, तो रिक्वेस्ट तो वहां पे पहुंचेगी सर्वर में, लेकिन उसमें डेटा नहीं होगा जिसका हमें एडिशन करना है। तो ये तो क्लाइंट ने गलती कर दी, उसने डेटा दिए बिना सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एज ए डेवलपर क्लाइंट साइड चेक करना चाहिए। वो जब सबमिट पे क्लिक करता है तब हमें चेक करना चाहिए कि क्या उसने हमें जिस डेटा की आवश्यकता है वो उसने प्रोवाइड किया है या नहीं, मतलब वैलिडेट करना चाहिए। तो वो वैलिडेशन HTML नहीं कर सकता, तो वो वैलिडेशन स्क्रिप्टिंग का कोड कर सकता है, और तब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके वैलिडेशन कर सकते हैं अपने इस वेब पेज में कि अगर क्लाइंट ने दोनों में से एक या दोनों टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी रखा है तो हम उसको एक मैसेज देंगे कि प्लीज़ एंटर द डिटेल्स या कुछ भी। ओके, तो ये हो गया क्लाइंट साइड का। क्लाइंट साइड ज़्यादातर केस में हम यूज़ करते हैं वैलिडेशन के लिए, और सर्वर साइड का तो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आती है उसको फुलफिल करने के लिए आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि जो सर्वर में रन हो। इट इज़ अ क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैंने अभी आपको जो समझाया वो कि ये क्लाइंट साइड भी है और सर्वर साइड भी है, इसका एडवांटेज भी हम ये कह सकते हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, इट इज़ अ बिट और समवॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, इसका मतलब यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको प्रीडिफाइन मिलेंगे जिसके द्वारा आप एक अच्छा सा कंट्रोल कर सको अपने वेब पेज को, और सही मायने में देखा जाए तो वो आपके वेब पेज को डायनेमिक बनाने में भी उपयोगी है। आप अपने पेज को, वेब पेज को डायनेमिक बना सकते हो। अदरवाइज जब हम HTML का ही केवल यूज़ करते हैं अपने पेज में तो वो तो स्टैटिक पेज बनता है, लेकिन उसको डायनेमिक बनाने के लिए, मतलब कि क्लाइंट के कुछ इंटरेक्शन पे कुछ बदलाव लाने के लिए पेज में इसका यूज़ हो सकता है। इट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट हायरार्की टू वर्क विथ। बहुत से ऑब्जेक्ट्स हमें ये प्रोवाइड करता है। इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, की जो हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें प्रीडिफाइन आते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, इवेंट का मतलब घटना। जब सपोज कि हमारे पेज में बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस है, बटन्स है, रेडियो बटन्स है, तो जब भी क्लाइंट हमारे इन कंट्रोल से, इन एलिमेंट्स से कुछ भी इंटरेक्शन करता है, जैसे कि वो चेक बॉक्स को चेक या अनचेक करता है, रेडियो बटन को वो सिलेक्ट करता है, बटन को वो क्लिक करता है, टेक्स्ट बॉक्स में वो टेक्स्ट टाइप करता है, तो ये सभी एक्टिविटीज़ इवेंट जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? इवेंट। और जब ऐसी कोई इवेंट होती है और तब हम क्लाइंट को कुछ रिस्पॉन्स देना चाहते हैं इवेंट को हैंडल करके, तो वो इवेंट भी हम हैंडल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। इसीलिए जावास्क्रिप्ट जो है वो इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग यहाँ पे कहा गया है। इट्स अवेलेबिलिटी इज़ वाइड स्प्रेड। अब देखो सर्वर की बात करें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लाइंट साइड की बात करें, क्लाइंट साइड देखो हमें पता है कि जितने भी ब्राउज़र्स आते हैं, क्योंकि देखो हम जब वेब एप्लीकेशन की बात करें तो हमें ग्लोबली सोचना पड़ता है, क्योंकि अपना वेब पेज तो दुनिया के किसी भी जगह पे जाके रन होगा, क्योंकि कहीं से भी क्लाइंट उसको एक्सेस करने का प्रयत्न करेगा और एक्सेस करेगा वो ब्राउज़र के ज़रिए। तो जितने भी ब्राउज़र्स मार्केट में है वो सभी HTML को तो सपोर्ट करते ही है, लेकिन ये भी एक चीज़ है कि जो आपको सोचनी पड़ेगी कि जावास्क्रिप्ट वो HTML तो नहीं है, आप HTML के साथ उसको लिख रहे हो, तो उसको रन तो कौन करने वाला है? उसको इंटरप्रेट करेगा ब्राउज़र। तो क्या सभी ब्राउज़र्स जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं?
तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर किसी ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट के लिए सपोर्ट नहीं है तो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड वहाँ पे रन नहीं होगा। लेकिन आजकल मार्केट में जितने भी ब्राउज़र्स आ रहे हैं वो इसकी वाइड स्प्रेड मतलब कि फैमिलियर्स की वजह से सब जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये फेमस है। हाँ, फिर भी कुछ ब्राउज़र्स ऐसे हैं कि जो अलग अलग तरह से जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं, तो आपका एक ही कोड अलग अलग ब्राउज़र्स में कुछ अलग अलग प्रकार का आउटपुट जनरेट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ भी हो सकती है, देखो ब्राउज़र्स में सेटिंग्स भी आता है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ब्राउज़र में अगर क्लाइंट ने सेटिंग किया है और स्क्रिप्टिंग को डिसेबल किया है तो ऐसे समय पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं होगा, ये भी हो सकता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द ब्राउज़र्स। अब देखो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था नेटस्केप ने। तो शुरू में क्या था कि नेटस्केप नेविगेटर का जो ब्राउज़र आता था, नेटस्केप ब्राउज़र, उसी में ये सपोर्टेड था जावास्क्रिप्ट। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसकी पहचान बढ़ने लगी, इसको ये फेमस होता गया, ऐसे वैसे वैसे और भी ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट करने लगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्रॉम विंडोज़, मोजिला फ्रॉम फायरफॉक्स, ये सभी सपोर्ट करने लगे हैं। और अलबत्त जावास्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन्स भी इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग बनाया है जो इसी की तरह काम करता है, जावास्क्रिप्ट की तरह। जो अभी मैंने बताया उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। जावास्क्रिप्ट was developed by Netscape Navigator. Initially it was only available in the web browser of Netscape Navigator 2. It was initially called LiveScript. देखो शुरू में उसका नाम रखा गया था ऐसा LiveScript, लेकिन आगे जाके उसको बदल के जावास्क्रिप्ट रखा गया। वो जावास्क्रिप्ट इसलिए रखा गया, ऐसी एक मान्यता है क्योंकि जब ये सब चल रहा था तब जावा एक फेमस लैंग्वेज हो चुकी थी। जावा, हर डेवलपर के मुंह पे ये शब्द था जावा जावा, तो वही नेम उन लोगों ने ले लिया और जावास्क्रिप्ट कह दिया इसको। मतलब वो फेमस था ना, नाम वो बहुत ही प्रचलित था, तो उसकी जो फेमसनेस थी उसको एक्वायर करने के लिए इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नाम उसके ऊपर से रख दिया जावास्क्रिप्ट ऐसा। अदरवाइज कोई देयर इज़ नो रिलेशन, मैंने आपको बताया ना। As Java was the hot technology at that time, Netscape decided that JavaScript sound more exciting. जावा सबके मुंह पे था, तो ऐसा ही कोई नाम अगर हम उनको दे तो वो तुरंत ही सबके होठों पे आ जाएगा, सबको वो अच्छा भी लगेगा, जावास्क्रिप्ट ऐसा नाम। जैसे कि अगर आज कोई हम अब सभी जानते हैं आजकल कोरोना शब्द बहुत इस्तेमाल हो रहा है सभी जगह पे और सब कोई जानता है उसके बारे में। तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो जिसको आप ऐसा मिलता जुलता नाम देना चाहो तो वो तुरंत ही फेमस हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, मैंने जो घड़ी पहनी है उस कंपनी का नाम भी कोरोना है, लेकिन ये घड़ी तो मैंने 7 साल पहले परचेज़ की थी, तब मैं इसका नाम याद भी नहीं रख सकता था, इस कंपनी का नाम। लेकिन आज मुझे ही नहीं, मेरे आसपास जितने लोग हैं कि जो इसके बारे में जानते हैं उनको सबको पता है कि ये कोरोना है। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। माइक्रोसॉफ्ट एड इट्स ऑन ब्रांड ऑफ जावास्क्रिप्ट कॉल्ड जेस्क्रिप्ट टू इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैंने आपको बताया कि कुछ वेंडर्स ने अपना खुद का भी एक स्क्रिप्टिंग वर्जन बनाया है, वो उसकी उनके ब्राउज़र्स में यूज़ होता है। इसलिए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का बनाया जावास्क्रिप्ट का वर्जन और उसको क्या नाम दिया, जेस्क्रिप्ट। आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके उनके सेटिंग्स में जाओगे तो आपको ये देखने को भी मिलेगा इनेबल डिसेबल के ऑप्शंस जेस्क्रिप्ट के लिए। यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट: इंटरेक्ट विथ यूज़र, गेट इन्फॉर्मेशन एंड वैलिडेट एक्शंस। अब देखो ये एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सी लाइन में समझा दिया कि ये क्या करता है। जनरली हम जनरली इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? नो डाउट जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स बोथ क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्लाइंट साइड करेंगे।
ओके, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर वैलिडेशन। लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल कि वो कैसे अपने को उपयोगी हो सकता है। सपोज वी वांट टू पुट अ ड्रॉप डाउन मेनू on our web page so that users can choose where they want to go to on our website. The drop down menu might be plain old HTML, but it needs JavaScript behind it to actually do something with the users input. अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि सपोज कि आपने अपने वेब पेज में एक ड्रॉप डाउन मेनू रखा है, लिस्ट रखा है, जिसमें आपने अलग अलग ऑप्शंस क्लाइंट को दिए हैं। पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करने से, सिलेक्ट करने से आप उसको पर्टिकुलर पेज पे ले जा रहे हो। तो ये ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करने से पर्टिकुलर पेज में रीडायरेक्ट होना वो अपने आप नहीं होगा। उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट साथ में यूज़ कर सकते हो कि जब भी लिस्ट से, ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई आइटम सिलेक्ट हो तो ये पर्टिकुलर पेज ओपन होना चाहिए, वो आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हो। ये पहला एग्जाम्पल। Another example can be of using HTML forms which are used for getting information from the user. दूसरा एग्जाम्पल हम HTML forms का लेते हैं कि जहाँ पे जिसका इस्तेमाल हम क्लाइंट से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए करते हैं। तो जो वो HTML का फॉर्म होता है, नो डाउट बहुत ही बढ़िया फॉर्म हम बना सकते हैं जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स, इनपुट एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म जो है वो केवल फॉर्म, प्लेन HTML है। ओके, फॉर्म को सबमिट करने से वैलिडेशन हो जाए, कुछ प्रोसेस हो जाए, वो कुछ अपने आप नहीं होगा, और HTML में ये हम कर नहीं सकते। तो वहाँ पे भी हम अपने इस फॉर्म के साथ जावास्क्रिप्ट का कोड एसोसिएट कर सकते हैं कि फॉर्म में सपोज कि किसी टेक्स्ट बॉक्स जो हमने एज के लिए रखा है, फॉर एग्जांपल हमने एक टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म में रखा है कि जिसमें क्लाइंट को अपना एज इनपुट करना है, तो वो एज इनपुट, एज कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। तो वो उस जगह पे क्लाइंट केवल न्यूमेरिक ही इनपुट करना चाहिए, न्यूमेरिक इनपुट ना करे, उसके अलावा कुछ इनपुट करे, अल्फ़ाबेट या स्पेशल सिंबल, तो वो नहीं होना चाहिए या एरर आनी चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। नो डाउट नाउअडेज HTML5 जो अवेलेबल है उसमें ऐसे इनबिल्ट एलिमेंट्स अवेलेबल है कि आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट आप HTML का वो एलिमेंट यूज़ करोगे ना, उसमें आप टाइप नंबर दे दोगे तो वो नंबर के अलावा कुछ इनपुट लेगा ही नहीं। नो डाउट आजकल ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट यहाँ पे उपयोगी हो सकता है। It may be a plain HTML but we want to check the validity of the information entered by the user. अब देखो जो प्रीडिफाइंड रूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है HTML5 में वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे एप्लीकेशन के अनुरूप, हमारे बिजनेस लॉजिक के अनुरूप हम कुछ वैलिडेशंस करवाना चाहते हैं तो वो हमें जावास्क्रिप्ट में लिखने पड़ेंगे। जैसे कि एज इतने से इतनी होनी चाहिए। We may want to check whether the data is entered by the client and if entered whether it is valid or not. मैंने आपको वो अभी A और B का एग्जांपल दिया था, सम का। क्लाइंट ने डेटा एंटर किया है और किया है तो क्या वो सही किया है, ये हम चेक कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग के जरिए। Moreover, JavaScript can also be used to create various tricks, switching images when user rolls mouse, etc. अलग अलग इमेजेस स्विचेस करने के लिए भी हम वेब पेज में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड फॉर मच मोर देन सच ट्रिक्स। अब देखो आजकल एडवांस जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका इस्तेमाल हम लाइव रियल एप्लीकेशंस बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि वी कैन क्रिएट एडवांस्ड एप्लीकेशन सच एज गूगल मैप्स, गूगल कैलेंडर्स, अ फुल फ्लेज्ड वर्ड प्रोसेसर। ऐसे सब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट, उसमें जो एडवांस फीचर्स है उसका। सच एप्लीकेशंस प्रोवाइड अ रियल सर्विस, और ऐसी एप्लीकेशंस हमें क्लाइंट को रियल सर्विस प्रोवाइड करती है। आप सब ने यूज़ किया ही होगा, गूगल कैलेंडर यूज़ करते हो, गूगल डॉक्स, गूगल शीट यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट, अब इस जावास्क्रिप्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इट रिक्वायर्स नो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर परचेजेस। अब देखो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको ऐसा कुछ ज़्यादा, मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपके पीसी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। केवल सपोर्टेड ब्राउज़र होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। अदरवाइज कोड तो आप सिंपल नोटपैड या नोटपैड++ में भी लिख सकते हो। नो डाउट मार्केट में आज IDE अवेलेबल है,
जैसे कि ड्रीम वेवर अवेलेबल है जिसमें आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट इजीली लिख सकते हो HTML के साथ। जस्ट वी नीड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर, सिंपल टेक्स्ट एडिटर, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, नोटपैड भी चलेगा, और अ प्रॉपर HTML एडिटर एज ड्रीम वेवर, चॉइस इज योर्स। अ ब्राउज़र टू व्यू द वेब पेज, हाँ कोड लिखने के लिए कोई जगह चाहिए, एडिटर जहाँ पे कोड लिखा जा सकता है, और उसको टेस्टिंग करने के लिए एक ब्राउज़र चाहिए। अटैचिंग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करें, इतनी सारी बात हो गई, तो उसको लिखते कैसे हैं, कहाँ पे लिखते हैं, वो भी चर्चा हम कर लेते हैं। वेयर टू राइट, वी कैन यूज़ द स्क्रिप्ट। अब देखो मैंने शुरू में आपको बताया कि हम जावास्क्रिप्ट को अपने HTML के पेज के अंदर लिखेंगे, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको एम्बेड करेंगे, एम्बेड मतलब अंदर रखना। तो HTML के पेज में आपके जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करोगे, और स्क्रिप्ट टैग के साथ आप टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, जिसमें आपको बताना है कि आप कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप टाइप मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट को ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज माना जाएगा, बिकॉज इट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ द ब्राउज़र। Type attribute in our web page to mention that the scripting language used is whatever in that page. Browsers such as Internet Explorer, Firefox use JavaScript as their default scripting language. When we use the script tag and write the JavaScript code inside this tag, it is known as embedded JavaScript code. तो कहने का मतलब आप अपने HTML के पेज में जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करना चाहते हो, तो आपको जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, देखो जावास्क्रिप्ट मतलब एक प्रकार का प्रोग्राम ही है, तो उसमें फंक्शंस भी बन सकते हैं, मेथड्स लिख सकते हो आप, बहुत सारा कोड अलग अलग प्रकार का इनबिल्ट लाइब्रेरी में से फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन वो जो कोड आप लिखोगे वो किसके अंदर लिखोगे, स्क्रिप्ट टैग, स्टार्टिंग स्क्रिप्ट टैग और एंडिंग स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इस तरह से HTML पेज में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, उसको कहा जाता है हमने एम्बेड किया, इसलिए उसको एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट कहते हैं, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट कोड। द जनरल लुक ऑफ एन HTML पेज, अब देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम एम्बेड करते हैं तो वो पेज कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है, देखो इस तरह का कुछ लगता है वो पेज। शुरू में आपका HTML, फिर हेड, उसमें हेड में कुछ लिखा होगा आपने, बॉडी टैग, देन स्क्रिप्ट टैग कहीं पे आपका होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, लैंग्वेज नहीं आएगा, बट क्या आएगा, टाइप इक्वल टू text/जावास्क्रिप्ट। फिर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड, बहुत सारी लाइन्स हो सकती है, फंक्शंस हो सकते हैं, अंत में एंडिंग स्क्रिप्टिंग टैग, व्हाटएवर एल्स फॉलोड। तो इस तरह का पेज कुछ आपका दिखेगा। देखो ये आप स्क्रिप्टिंग का कोड हेड सेक्शन में भी लिख सकते हो, बॉडी में भी लिख सकते हो। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो स्क्रिप्टिंग का कोड हम लिखने जा रहे हो वो बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत सारी लाइन्स है उसमें, तो अगर हम अपने HTML के पेज के अंदर उसको एम्बेड करेंगे तो कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और क्लमजी हो जाएगा, क्लमजी मतलब इजीली समझ में ना आए, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम ऐसा कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है उसको एक अलग ही फाइल बना के, जैसे हमने CSS में किया था, जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड एक अलग फाइल बना के उसमें हम स्टोर कर देंगे, और फिर उस फाइल को हम लिंक कर सकते हैं अपने वेब पेज में। दूसरा एक एडवांटेज ये भी मिलेगा कि जब एक ही तरह का जावास्क्रिप्ट का कोड आपको अलग अलग वेब पेजेस में यूज़ करना है तो ये बेहतर ऑप्शन है, उसको एक्सटर्नली स्टोर करो किसी फाइल में, और उस फाइल को फिर लिंक करो अपने वेब पेजेस में जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है आपको। We can also define JavaScript code in an external file and link the code in that file with our web page. The extension of such file is usually .js. .js से सेव करोगे उस फाइल को और उसके अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे।
फिर क्या करना है, जिस वेब पेज में आपको इसका यूज करना है, लिंक करना है, स्क्रिप्ट टैग डिस्कस्ड अर्लियर हैज SRC एट्रीब्यूट। अभी जो हमने एम्बेड किया था तो टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया था। ओके, यहाँ पे टाइप के साथ आपको यूज करना है SRC एट्रीब्यूट, और SRC एट्रीब्यूट में आपको लोकेशन देना है फाइल का, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल की जो आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हो, वो आपने जहाँ पे रखी है उसका यहाँ पे आपको URL देना है SRC एट्रीब्यूट में। कहाँ पे? SRC। अब ये क्या किया मैंने एक अलग से फाइल बनाई है myscript.js, और उस फाइल में जो कोड है मेरा उसको मैंने करंट वेब पेज में लिंक करवाया। तो ये एक ज़्यादा बेहतर विकल्प रहता है अगर जावास्क्रिप्ट का कोड जो हम लिख रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है तो। When linking external JavaScript code as shown on the previous slide, the browser will read the code in that file and include the contents of that file in our web page. अब जब ये स्क्रिप्ट टैग ब्राउज़र इंटरफेस फेस करेगा तो क्या करेगा, वो वहाँ पे जो हमने SRC एट्रीब्यूट में फाइल मेंशन की है उस फाइल से वो कोड को रीड करके हमारे करंट वेब पेज में वो जोड़ देगा। When linking to external files, we must not put any code within the script tags. अब देखो, आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करवाते हो और अपने वेब पेज में लिंक करने के बाद अपना और जावास्क्रिप्ट का कोड भी उसमें जोड़ते हो। ये दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करवाई तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोई कोड नहीं लिखना है वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर, क्योंकि वो पूरी फाइल ही वहाँ पे लिंक हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते, आपकी वो फाइल भी लिंक करवानी है और एडिशनली कुछ और कोड भी उसी स्क्रिप्ट टैग में लिखना है, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप सेम पेज में, आप अपने सेम वेब पेज में इस स्क्रिप्ट टैग के ओवर होने के बाद वापस दूसरा स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हो। ओके, यस, मैंने जैसा कहा आपको कि इसके एडवांटेजेस है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फाइल इज कोड रीयूज। आप एक फाइल में कोड लिख के उसको अलग अलग बहुत सारी जगहों पे रीयूज कर सकते हो, बहुत सारे वेब पेजेस में उसको आप लिंक कर सकते हो। इफ अपडेटिंग इज रिक्वायर्ड, वी ओनली नीड टू अपडेट द कोड वंस एंड इंस्टेंटली ऑल पेजेस आर अपडेटेड, सो इट इज़ वेरी मच ईजियर। अगर कुछ चेंजेस है तो वो चेंज भी एक ही जगह पे करना पड़ेगा, और एक जगह पे करने से वो सभी जगहों पे इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। Another advantage of using external files is the browser will cache them. If our files are large, this could save download time and also reduce bandwidth usage. ब्राउज़र क्या करता है, वो जनरली क्या करता है, जिस पेजेस को क्लाइंट विजिट करता है उनमें से काफ़ी हद तक जितनी जगह उसके पास है उसमें वो कैश करता है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल भी अगर आपने लिंक करवाई है तो उस फाइल को भी वो कैश मेमोरी में स्टोर कर लेगा। तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा कि जब जब वापस उसकी आवश्यकता पड़ती है तो दोबारा उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली कैश मेमोरी में से वो ब्राउज़र उसको रन कर सकता है। तो एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ जाएगी और डेटा भी कम यूज़ होगा, इंटरनेट। सो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट एंड इट्स एडवांटेजेस। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को लिखते कैसे है।